नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है ये सिंगापुर पर बनने वाला है, जिसके अंदर किसी जमाने में कहा जाने वाला यानी कि दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट 3 वीक्स तक जो सिंगापुर पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा हुआ था। पूरा संसार बोल रहा था कि सिंगापुर से सीखो। आज वही सिंगापुर जो है कोरोना वायरस से इतनी बुरी तरह ग्रस्त हो गया कि उसे औंधे मुंह गिरने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जनसंख्या के आधार पर रोज के 1000 से 1200 केसेस मार्च के चौथे वीक से बढ़ते जा रहे हैं और इस समय परिस्थिति यह है कि 1400 केसेस डेली के सामने आते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन टोटल नंबर की बात करें तो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस समय में 8000 से ज्यादा संक्रमित पेशेंट्स कोरोना के सिंगापुर में सामने आए हैं। सोचने वाली बात, एक तरफ रोल मॉडल और दूसरी तरफ इस समय केसेस की भरमार। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे, जिसके अंदर सिंगापुर का मॉडल डिस्कस किया जाएगा, सिंगापुर का लैंड, पॉपुलेशन, एथनिसिटी, सब चीजें डिस्कस की जाएंगी और सिंगापुर को रोल मॉडल क्यों बोला गया और उसके बाद क्या रीजन हुआ कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को सर्किट ब्रेकर करना पड़ा, यानी कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा और अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन उन्होंने बनाया 1 जून तक के लिए। तो इन सभी चीजों को देखकर हमें क्या सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब चीजें हम जानते हैं और जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय खराब करते हुए। सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सिंगापुर है एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री की तरह सामने आता है। बहुत छोटा देश है, लेकिन अपनी एजुकेशन, टूरिज्म, बिजनेस टैक्टिक्स और भी बहुत कुछ चीजों की वजह से, अपने एडिफाइसेस की वजह से, अपनी बिल्डिंग से स्ट्रक्चर की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और फेमस होने के बाद में जिस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इसका काफी नाम है। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की जो इमेज है पहले उसको समझ लीजिए। पूरे वर्ल्ड वाइड इस समय 27 लाख इन्फेक्टेड केसेस हो चुके हैं, जिन 27 लाख में से लगभग 1,92,125 केसेस ऐसे हैं जो मर चुके हैं, यानी कि इनके मरने की खबर है। और इंडिया ने अब तक कंफर्म किए हैं 24,506 केसेस, जिसमें से 775 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में 2376 हैं और 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में भी ये केसेस जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये भी बढ़ते जा रहे हैं काफी तेजी से। काफी तेज स्पीड है इन केसेस के बढ़ने की, ये चीज आप समझ लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के तट पे स्थित है और इसके आसपास मलेशिया जैसे कंट्री हैं। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये उनके बीच में एक छोटा सा टापू है। अगर इस टापू की डेंसिटी की बात की जाए तो 725.7 किलोमीटर स्क्वायर की इसकी जो क्या नाम है पूरी की पूरी एरिया की वो है, इनके पास पूरा एरिया 725.7 किलोमीटर, यानी कि हमारे देश के कुछ छोटे राज्यों के बराबर की इसकी सीमा है। जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो अगर नंबर की बात की जाए तो 56 लाख लोग हैं यहां पर, और अगर डेंसिटी की बात की जाए तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 8,358 का रेशियो निकलता है पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर। अगर बात करें वर्ल्ड के आधार पर तो 0.08% इसकी जनसंख्या है और 114 नंबर पर आता है पॉपुलेशन रेशियो के अंदर, जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इस समय प्रोग्रेस के नाम पर नंबर 9 पर ये सबसे आगे खड़ा होता है। सबसे आगे खड़ा होने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन इसके काम करने का जो तरीका है और इसके जो व्यापार के सिस्टम है, रास्ते हैं, बिजनेस के रास्ते हैं, रोल मॉडल की तरह सामने आते हैं। अगर हम यहां पर कंपोजिशन टेक्निक्स की बात करें, एथनिक्स कंपोजिशन की बात करें सिंगापुर के, तो ये वाला जो बड़ा हिस्सा
है ये चाइनीज का है, 74.3% चाइनीज का है, जबकि 13.4% ये मलय एक जाति है उनका है, 9% ये सारी इंडियन लेबर, इंडियन वर्कर्स का एक हिस्सा है, जो बहुत बड़ा सेक्शन है, जो लगभग 3 लाख के आसपास की आबादी है। और यही हिस्सा जो है इस समय सबसे ज्यादा परेशानियों से ग्रस्त है, जिसके अंदर वायरस के अफेक्ट सबसे ज्यादा है, और इस समय लॉकडाउन के अंदर पीड़ित भी यही अकेला हिस्सा सबसे ज्यादा है। इसके बाद 3.3% वो लोग हैं जो अलग अलग मिक्स्ड जातियों के, अलग अलग जिनके एग्जैक्ट नंबर्स काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके रेशियो को अगर समझना है तो इस रेशियो को समझ लीजिएगा, इस पूरी आबादी के अंदर एथनिक कंपोजिशन के अंदर 61% आबादी जो है इसकी, ये वहां के सिटीजन्स हैं, परमानेंट सिटीजन्स हैं। दूसरे यहां पर 9% की बात करें तो यहां पर ये 9% जो है, 9% जो है परमानेंट रेजिडेंट है। परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन का मतलब क्या है? सिटीजन वे जिन्हें देश के अंदर वोट डालने का अधिकार है, सभी प्रकार की सरकार के साथ सुख सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि 9% के पास सिर्फ वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी है, उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन वे वहां के नागरिक नहीं है, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है और सरकार द्वारा बाकी चीजों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 29% यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ वहां पर जॉब भी करते हैं। यानी कि इस बड़ी आबादी में टोटल 56 लाख की आबादी है, और 56 लाख की आबादी के अंदर अगर डिवीजन किया जाए तो 61% उसकी अपनी आबादी है, बाकी सारी की सारी आबादी जो है वो या तो बाहर से आई है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, या लॉन्ग ड्यूरेशन से आकर यहीं बस गई है। अब बात करते हैं चाइना के सिंगापुर के डेवलपमेंट की बात करें तो सिंगापुर इस समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2 प्रकार से लिया गया है, एक यूएस के आधार पर है, एक वर्ल्ड के आधार पर दिया गया है। यहां पर सिंगापुर का रेशियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सिंगापुर यहां पर ये स्थित है, जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की जाए, एजुकेशन की, मेडिकल फैसिलिटी की, टूरिज्म की, बिजनेस की, वहां की रेजिडेंशियल परिस्थितियों की, मनुष्य की स्थिति की, तो वो इस समय वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। इस समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो इस समय उनके अंदर उनसे ज्यादा तेजी से कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, जबकि भाई अगर इधर देखा जाए नीचे वाले इस ग्राफ के आधार पर तो यहां पर सिंगापुर नंबर 9 पर आता है, जहां पर 9वें नंबर पर आता है, जहां पर इसका प्रोग्रेस रेट सबसे ज्यादा है। प्रोग्रेस रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यानी कि टॉप 9 डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यहां पर सिंगापुर को काउंट किया जाता है, जहां पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो लगभग 60,000 के आसपास पड़ती है 2018 के रेशियोज के आधार पर। यहां पर ये पॉपुलेशन जो है टोटल डेंसिटी है, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स और जो आपके परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो जो यहां पर आए हुए हैं, और उनका डिवीजन, ये सारी चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूं। अब हमारे पास आता है कि सिंगापुर को क्यों यहां पर किसी टाइम पीरियड में कोरोना वायरस के लिए रोल मॉडल माना जाता था। तो यहां पर मैं ये स्टडी करने की जगह मैं इसके कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि कोरोना वायरस का यहां पर पहला पेशेंट जो पाया गया था वो पाया गया था 23 जनवरी को। 23 जनवरी इस साल 23 जनवरी को सबसे पहला पेशेंट पाया गया। तभी से सिंगापुर की अथॉरिटी के पूरे कान चौकन्ने हो गए। चौकन्ने होने के बाद उन्होंने सभी लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि बेशक छोटा सा एरिया, स्मॉल प्रोपोर्शन है, जनसंख्या लिमिटेड है, जहां पर पूरा वर्ल्ड पीड़ित है, वहां पर 23 जनवरी को ही सिंगापुर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की परिस्थिति बना दी। लॉकडाउन लेकिन कंप्लीट नहीं था, सिर्फ मेंटेन करनी थी गाइडलाइंस, दूरियां मेंटेन करनी थी, सब कुछ चालू था, सिर्फ दूरियां मेंटेन करनी थी। वहां पर ट्रेवलर्स की हिस्ट्री को ढूंढा गया। ट्रेवलर्स की हिस्ट्री को ढूंढकर जितने भी ट्रेवलर्स विदेशों से आए हैं उन सब की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग करने के बाद जिन जिन को पकड़ा गया उनको आइसोलेशन में डाला गया। आइसोलेशन के बाद उनको ठीक होने के लिए भेजा गया। अगर बात की जाए तो सिंगापुर ने
एक एक दिन के अंदर 13,000 लोगों के टेस्ट किए हैं प्रति बिलियन के आधार पर, यानी इतने बड़े रेशियो पर इन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया। टेस्ट करने के बाद जितने भी लोग मिल रहे थे उन पर कड़े नियम अप्लाई किए जा रहे थे, जो किसी भी प्रकार के कोई भी नियम को तोड़ नहीं सकते थे। उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। सारे के सारे मेजर्स काफी स्ट्रिक्टली लिए गए, जिस वजह से क्या हुआ कि मार्च के 3rd वीक यानी कि लगभग 23 मार्च तक सिंगापुर के अंदर केसेस बहुत कम थे। यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो बहुत कम केसेस थे पूरे के पूरे सिंगापुर में। जितने केसेस थे उनको बहुत तेजी से रिकवर कर लिया गया। तेजी से रिकवर करने के बहुत सारे रीजन थे। रीजन नंबर सबसे पहला ये था कि सिंगापुर का जो लैंड प्रपोर्शन है इतना छोटा है कि इसको पूरे को ढूंढने में, पूरे के पूरे सिंगापुर के अंदर आबादी को सर्च करने में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ढूंढना मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कि यहां पर 2003 में, ध्यान दीजिएगा, 2003 में ऑलरेडी SARS यानी कि एक ऑलरेडी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 के अंदर इन्फेक्शन फैला था, जिसके इनके पास प्रीवियस बहुत ज्यादा बड़े एक्सपीरियंस रहे हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने उस समय भी काफी ज्यादा केसेस को देखा। तीसरा रीजन यहां पर पाया जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम। दोस्तों, सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब कोई भी नियम बनाया जाता है तो यहां के लोग या यहां की गवर्नमेंट आराम से उसको फॉलो करती है। कोई भी बैठक या फिर फालतू का डिले नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में। जैसे हमारी देश की सरकार है, पहले सेशंस होंगे, फिर अलग बैठक होगी, फिर उन पे वर्डिक्ट्स होंगे, डिस्कशन होगा, इतना काम नहीं होता। सीधा उन्होंने नियम लाए, उसको एक्सेप्ट किया और काम किया। इसके बाद यहां की गवर्नमेंट जो है अपनी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मतलब टेक्नीशियंस पर, साइंटिस्ट पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, स्टडी पर बहुत बिलीव करती है। उनके अनुसार चलते हैं। अगर उन्होंने बोला कि यहां पर प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आपको वहां पर देखना ही देखना है, इसके अलावा कोई काम नहीं, बाकी सब काम बाद में। इसी चीज की वजह से दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को जब ध्यान दिया गया तो सिंगापुर की गवर्नमेंट की तारीफ की गई WHO के द्वारा और उसे एक रोल मॉडल माना गया। रोल मॉडल का मतलब यह था कि लोगों को इससे सीखना था कि कितनी तेजी से उसने कोरोना वायरस को कमबैक किया है। कमबैक इन द सेंस, कहने का मतलब बिल्कुल उसे, कमबैक कहना नहीं होता, रिकवर करना कहते हैं। रिकवर किया है, कितनी जल्दी उसने उसे न्यूट्रलाइज किया है। इसके अंदर उन्होंने सारी की सारी ट्रेसिंग, सारे कंटेनमेंट मेजर, सारी की सारी सर्च लगाने में बहुत एग्रेसिवली काम किया। इतनी एग्रेसिवली काम किया इन्होंने कि एक भी पेशेंट ना बच जाए, उन पर इन्होंने सारे टेस्ट किए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो ये आइसोलेशन का सेक्शन या फिर जो बेसिकली टेस्ट स्क्रीनिंग का या जो टेस्ट किए, ये मात्र अपनी 61% जनसंख्या पर ही किए। जो इनकी परमानेंट सिटीजन्स हैं, जो इनके पुराने रेजिडेंशियल हैं, सिर्फ उन पर ही स्क्रीनिंग हुई। बाकी लेबर को, स्टूडेंट्स जो अदर थे, जो ऐसे ही आए हुए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। जब उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई 6 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल डेट याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले ये पॉइंट ध्यान दीजिए, कोविड-19 में SARS यानी कि जो सिंड्रोम था उससे इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी पहले ही, तो इनको पता था कि कैसे तैयारी करनी है। ऑपोजिशन ना होने की वजह से भी इन्होंने इतनी तगड़ी तैयारी की कि जो नंबर्स थे उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। ये 13,000 टेस्ट हो रहे थे, प्रति मिलियन पर टेस्ट कर रहे थे, और अब तक 12,000 इन्फेक्टेड केसेस में से मात्र 12 लोगों की डेथ हुई। और देखिए यहां पर जो ग्राफ है कुछ बढ़ नहीं रहा था, बहुत रो पीट के बढ़ रहा था,
डेज में 2, 4, 5, 10 इस प्रकार के केसेस बढ़ रहे थे। अब आ जाती है प्रॉब्लम 6 अप्रैल की। मैंने कहा था 6 अप्रैल डेट याद रखिएगा दोस्तों। 6 अप्रैल की डेट को क्या हुआ, जब लॉकडाउन करने की परिस्थिति में सारे के सारे मेजर्स अपनाए जा रहे थे। पहला जो लॉकडाउन इन्होंने किया, उस लॉकडाउन में जब मेजर्स अपनाए जा रहे थे, उस परिस्थिति में क्या हुआ कि 6 तारीख को जो लेबर्स का क्लस्टर है, लगभग 20,000 लोगों की बात की जा रही है, लगभग 20,000 लेबर जो थे रोड पर आए। ये कोई विद्रोह या विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था। उस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था। 6 अप्रैल को ये लॉकडाउन की परिस्थिति में बाहर आए, और बाहर आने के बाद से इन्फेक्शन केसेस बढ़ने लग गए। इन्फेक्शन केसेस बढ़ने लग गए, और इन्फेक्शन केसेस जैसे ही इनके कंट्रोल से बाहर हुए, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 7 तारीख को आकर अनाउंसमेंट कर दी कि हम यहाँ पर इंडिया में लॉकडाउन कहते हैं, इनके यहाँ पे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के आधार पर 1 जून तक के लिए सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ ही बंद कर दिया। अब सब कुछ जब बंद कर दिया, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि भारी मात्रा में जो 9 से 10% के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में अपना श्रेय दिया, बड़े बड़े काम किए, हर तरीके से सफाई से लेके स्टॉल्स, हॉकरिंग, सब काम करने के अंदर लगे हुए थे, वो बड़ा हिस्सा अब जो था गिरफ्त में आने लग गया। इन किसकी, कोविड-19 की गिरफ्त में आने लग गया। हालांकि सिंगापुर पे पहले भी कई बार कैसे ब्लेम्स लगाए गए हैं अदर कंट्रीज के द्वारा कि वो अपने लेबर्स को, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो विदेशों से गई हुई लेबर है सिंगापुर के अंदर, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करता है, उनको रहने के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं देता। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी भी ये बात प्रूव नहीं हुई। जब लॉकडाउन आया तब अलग अलग पिक्चर्स निकल कर आई, जैसे कि ये सामने आपके एक पिक्चर है जिसमें प्रिजन वाली परिस्थिति हो गई है। लोग गैलरीज में अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं, छोटी छोटी जगहों पर 50-100 लोग भरे हुए हैं। इस परिस्थिति के अंदर इन्फेक्शन से उनको रोक पाना, इन्फेक्शन से इन्फेक्ट ना हो पाए, उससे रोक पाना बहुत कठिन है। अब ये पहले ही वर्कर्स चॉल्स जैसे चॉल्स होती है ना, चॉल्स बॉम्बे के अंदर होती हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं और उनमें भी 5-5, 6-6 लोग भरे होते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स यहां पर काम कर रहे थे। अब जब माइग्रेंट वर्कर्स से इन्फेक्शन फैला, तब बात हुई, तो बातों से, न्यूज से पता चला कि जब टेस्टिंग स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई तो हर लेबर में जितने भी सेक्शन थे, किसी में कोई ना कोई सिंड्रोम पाया जा रहा था। हल्का फुल्का बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, बेसिकली हल्का फुल्का इन्फेक्शन सब में मिल रहा था। तो इतनी बड़ी आबादी को एकदम से स्क्रीनिंग प्रॉपर कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इनको कंप्लीटली बैन कर दिया, बंद कर दिया कि सब अपने अपने घरों में रहो। 20,000 वर्कर क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिए गए, जिसके अंदर 14 दिन का टाइम लिया गया। 14 दिन के टाइम के अंदर ये पड़े इतने ज्यादा क्वारंटाइन के लिए इन्हें प्रेशराइज किया कि अंदर ही अंदर ये एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते थे, साथी से मिलने नहीं जा पा रहे थे। तो इनकी मेंटल इश्यूज बनने लग गए, डिप्रेशन बनने लग गए बहुत ज्यादा। अब जो ये माइल्ड सिम्टम्स थे, इनको हर किसी को इन्हें सीरियसली चेक करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अब ये बीच में 6 अप्रैल को बाहर आए, तो इनसे क्या हुआ कि बाकी लोग इन्फेक्ट होने शुरू हो गए। बाकी लोग इन्फेक्ट होने शुरू हुए तो बस फिर क्या था, नंबर बढ़ता चला गया और अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया। जब देखा सिंगापुर गवर्नमेंट ने कि अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, तब गवर्नमेंट ने सबको आकर इन माइग्रेंट्स को आश्वासन दिया, इनको पोटेंशियल का, एंटरटेनमेंट का, इनकी स्क्रीनिंग का, इनके खाद्य पदार्थों का, सबका एश्योरेंस दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। हेल्थ इशू के अंदर सरकार ने अब इनकी स्क्रीनिंग की,
काफी सारी अश्योरेंस दिखाई है, प्लस इनके हाइजीनिक लाइफ की भी, हाइजीनिक प्लेसेस और इन सभी का भी बंदोबस्त करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा पॉइंट क्रिएट होता है कि माइग्रेंट वर्कर्स के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जितनी भी लेबर यहां से विदेशों में रहने जाती है, काम के लिए जाती है, एक टाइम पीरियड आता है कि जब इनकी परमिशन खत्म हो जाती है। परमिशन जब इनकी खत्म हो जाती है तब ये कंपनी के अंदर या अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग सेक्शंस के अंदर ये इलीगली काम करते हैं। जब इलीगली काम करते हैं तो सरकार इनके लिए, इनके रहन सहन के लिए, इनके खान पान के लिए या इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। हाँ, वो बात अब अलग है कि महामारी के दौरान ये सरकार की ड्यूटी बन जाती है, लेकिन ये नागरिकता के अंदर काउंट नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यही कुछ दबे हुए इश्यूज थे जो इन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ आए, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा किल्लत झेलनी पड़ी और एक जेल जैसे रूम के अंदर इन्हें बैठना पड़ा। अब आ जाता है एक ऐसा क्वेश्चन कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। अब पॉइंट जो बनता है कि हमें क्या सीखना चाहिए, तो हमारे पास तो भाई सीखने के लिए बहुत कुछ है। ईमानदारी की बात की जाए तो भारत का सिंगापुर से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जहां पे पूरा का पूरा सिंगापुर भारत के किसी छोटे शहर के बराबर है या एक छोटे राज्य के बराबर है, वहां पर भारत को कंपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात, अगर हम कहें कंप्लीट स्क्रीनिंग की पूरे देश के लोगों की, तो 135 करोड़ की आबादी की कंप्लीट स्क्रीनिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। 135 करोड़ की स्क्रीनिंग के लिए इंडिया के पास इतने एफर्ट्स नहीं है। तो अब करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन हटाती है तो हमें सीखना क्या है दोस्तों, कि एकदम से ऐसा नहीं है कि रोड पर भागना शुरू कर दिया, कि आजादी मिल गई, रोड पर भागना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि कुछ लंबे अरसे तक इनसे बचने का प्रयास कीजिए, भीड़ से। वैसे भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने और बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक बात कह दी है कि अभी कोविड-19 की जब तक मेडिसिन प्रॉपर नहीं आ रही है तब तक लोगों को इस बीमारी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। क्षमा चाहेंगे लेकिन ये सही शब्द डॉक्टर्स ने बोले हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने बोला है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर लॉकडाउन खोलते भी हैं तो कंप्लीट लॉकडाउन तो खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को गैप मेंटेन करना है, क्योंकि रिकवर कोरोना वायरस बहुत तेजी से हो सकता है, दोबारा स्पीड से आ सकता है। अब आ जाते हैं इंडिया के अंदर बात की जाए तो हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन वार्ड्स के अलावा बाकी जो क्वारंटाइन के स्पेसेस हैं, मेडिसिन हैं, उनके लिए भी अभी पैसा नहीं है और गवर्नमेंट ने अभी इतनी तेजी से उनके लिए तैयारी नहीं की है। जब गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी तेजी से तैयारी नहीं करी है तो हमें सीखना क्या है, दो चीजें। सरकार को तो ये चीज पूरी करनी चाहिए क्योंकि इनको इन चीज की आवश्यकता है। हमें क्या सीखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फिर भी पॉसिबल हो सकता है तो बनाए रखें, लोगों से टच करने से बचें, थोड़ा मेंटेन करें, नमस्कार यानी हाथ जोड़कर नमस्कार करें, ज्यादा एक दूसरे को हाथ ना लगाएं, बार बार हाथ वॉश करें। तो ये तरीके से सेल्फ अपनी अवेयरनेस ही आपको बचाएगी आने वाले समय के अंदर। स्क्रीनिंग पूरे देश की पॉसिबल नहीं है, ये मैं जानता हूं दोस्तों, इसीलिए जिन एरियाज के अंदर हॉटस्पॉट मिला है, हॉटस्पॉट यानी कि जिन एरियाज में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट्स मिले हैं, वहां पर भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि उस एरिया के अंदर पूरी तरीके से उनको चेक किया जाए ताकि वहां से वायरस बाकी लोगों में ना फैले। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक मैसेज भी है, अगर सरकार तक पहुंचे तो भाई सरकार को जितनी भी लेबर, वर्कर, फार्मर जो बीपीएल के अंदर है उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस समय वो परेशान है तो उनको लो क्वालिटी कंटेंट दे करके उनकी मदद का दिखावा किया जाए। ये कोई भी गवर्नमेंट है इस समय उनकी प्रायर ड्यूटी बनती है, ये उनकी प्रायर ड्यूटी बनती है कि इस समय मानवता के आधार पर जितने भी लेबर हैं, वर्कर हैं, गरीब किसान हैं,
और वो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली में आए हुए हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि वे आने वाले समय में अपनी सरकार की, अपने देश का नाम गर्व से ले सके कि मुसीबत में हम सारे यूनाइटेड किस प्रकार खड़े हुए। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आईएएस विद हरि मोहन चैनल को यूट्यूब पर और ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।